गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हिटलर को पावर मिल जाती है और वाइमर रिपब्लिक को वो नष्ट कर देता है और किस प्रकार जर्मनी में लोकतंत्र को समाप्त कर देता है। लोगों ने जिस हिटलर को अपना मसीहा माना था, किस प्रकार वो उनसे उनके सारे अधिकार छीन लेता है और पूरे विश्व को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक देता है। On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट था जो जर्मनी का, वो हिंडनबर्ग था और उसने जर्मनी की कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है चांसलर की, वो हिटलर को दी। By now the Nazi had managed to rally the conservative to their cause. अब नाजी मैनेज कर रहे थे रैली और कंजर्वेटिव के कारण से। हैविंग एक्वायर पावर, जैसे ही हिटलर को पावर प्राप्त हुई, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। डिसमेंटल होता है बेटा भंग करना। तो हिटलर ने डेमोक्रेटिक जो शासन था, लोकतांत्रिक शासन का जो ढांचा था, उसे भंग कर दिया, यानी कि जर्मनी से लोकतांत्रिक शासन को खत्म कर दिया। ए मिस्टीरियस फायर, मिस्टीरियस होता बेटा रहस्यवादी। एक रहस्यवादी रहस्यमयी तरीके से आग लग गई थी जर्मनी की पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी फरवरी में, फैसिलिटेड हिज मूव, और इस प्रकार वहां से लोकतंत्र का रास्ता साफ हो गया। द फायर डेक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic right। जो फायर डेक्री यानी कि जो आग लगी थी, तो जो अग्नि अध्यादेश था उसके अकॉर्डिंग 28 फरवरी 1933 को नागरिकों के अधिकार अनिश्चित समय के लिए सस्पेंड कर दिए, छीन लिए गए। उन अधिकारों में बेटा कौन कौन से अधिकार थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि भाषण देने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, असेंबली यानी कि जो लोग सभा करते हैं इकट्ठा होकर, उसका अधिकार सब छीन लिए गए। दैट हैड बीन गारंटेड बाय द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए थे, हिटलर के द्वारा उनको छीन लिया गया। किस अध्यादेश के द्वारा? फायर डेक्री के द्वारा। देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्च एनिमी। आर्च एनिमी होता बेटा कट्टर शत्रु। तो अब वो अपने कट्टर शत्रु की तरफ बढ़ता है, जो कौन है? कम्युनिस्ट। मोस्ट ऑफ द होम वर हरीडली पैक ऑफ इन द न्यूली एस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप, और जल्दी से अपने शत्रु यानी कि कम्युनिस्टों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वाज सीवियर। रिप्रेशन होता है दमन करना, यानी कि उन पर अत्याचार करना। जो कम्युनिस्टों पर अत्याचार किए गए वो बड़े ही भयानक थे, दमनकारी थे। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल ऑफ डशेलडॉर्फ, ए स्मॉल सिटी ऑफ 500,000 पॉपुलेशन। जो डशेलडॉर्फ में बहुत कम संख्या, 500,000 पॉपुलेशन है जो उसमें रहती थी, उसकी अरेस्ट जो फाइल 6,808 में से 1,440 कम्युनिस्ट की थी। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप ऑफ विक्टिम persecuted by the Nazi across the country। ये 52 टाइप में से एक विक्टिम थी जिनको नाजी के द्वारा परसिक्यूटेड किया गया था, सजा दी गई थी, उनको मारा गया था। ऑन 3 मार्च 1933 फेमस अनेबलिंग एक्ट वाज पास। 3 मार्च 1933 को एक बहुत ही प्रसिद्ध अनेबलिंग एक्ट को पास किया गया। अनेबलिंग एक्ट होता है बेटा विशेषाधिकार जो कानून होता है। दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस कानून के तहत जर्मनी में निरंकुश शासन की स्थापना हुई, डिक्टेटरशिप की स्थापना हुई।
It gave Hitler all power to sideline parliament, rule by decree. इससे हिटलर को सभी पावर प्राप्त हो गई और पार्लियामेंट थी जो उसको बिल्कुल साइड कर दिया, सभी पावर्स को जो पार्लियामेंट के द्वारा थे उन्हें खत्म कर दिया और जर्मनी में शासन डेक्री यानी कि अध्यादेश के द्वारा चलाया गया। All the political party and trade union were banned except for Nazi party and its affiliates. सभी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ट्रेड यूनियन थी जर्मनी में, उनको बैन कर दिया बस एक पार्टी को छोड़कर। वो कौन सी पार्टी थी? नाजी पार्टी और उसकी एफिलिएट यानी कि जो उसकी श्रृंखला या शाखाएं खुली हुई थी। The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. स्टेट ने स्टेट में पूरी तरह से उसकी इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे और जुडिशरी पे नाजी पार्टी का कंट्रोल हो गया। Special surveillances and security force were created to control order society in ways that the Nazi wanted. नाजी जैसा चाहते हैं उसी प्रकार का समाज बनाने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड ऐसे, जो पहले से ही अस्तित्व में थी, जो पुलिस रेगुलर थी ग्रीन यूनिफॉर्म वाली और ऐसे यानी कि स्टॉर्म ट्रूपर्स थे जो, और इसमें इंक्लूड कर दिया गैस्तापो जिसे सीक्रेट स्टेट पुलिस कहा जाता था, एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड यानी कि जो प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे नाजी पार्टी के, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस, इन सबको क्रिमिनल पुलिस बनाई गई, सिक्योरिटी सर्विस बनाई गई ताकि जो नाजिज्म के विचार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। It was the extra constitutional power of this newly organized force that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यानी कि इनको संवैधानिक शक्तियां कुछ ज्यादा ही दे दी गई थी, जो नई फोर्सेस बनाई गई थी नाजी में, और इन फोर्सेस ने नाजी को एक खूंखार क्रिमिनल राज्य बनाने में पूर्ण योगदान दिया। यानी कि इन ये जो पुलिस बनाई थी, इन्होंने नाजी जो कंट्री था जर्मनी, उसको एक खूंखार क्रिमिनल राज्य के रूप में बदल दिया। People could now be detained in Gestapo torture chamber. अब लोगों को जबरदस्ती गैस्तापो टॉर्चर चैम्बर में भेजा जाता था, राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, और वहां से उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था बिना किसी कानूनी प्रोसीजर के। द पुलिस फोर्स एक्वायर पावर टू रूल विद इम्पिनिटी। पुलिस को काफी सारी पावर मिल गई थी क्योंकि उनको कोई भी उनसे सवाल जवाब भी नहीं की जा सकती थी और ना ही उनसे कोई भी पूछता कि उन्होंने ऐसा एक्शन क्यों लिया, यानी कि बहुत ज्यादा पावर उनको मिल गई थी, उन पे कोई भी एक्शन नहीं होना था। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन होता है बेटा पुनर्निर्माण करना। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Haselmarschaft, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. अब हिटलर ने सोचा कि क्यों ना जर्मनी का पुनर्निर्माण कर दिया जाए, इसकी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाया जाए। इसीलिए हिटलर ने असाइन किया एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम हाल्मार शाफ्ट था, ताकि इकोनॉमी को रिकवर किया जाए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इसके लिए उसने फुल प्रोडक्शन यानी कि पूरा उत्पादन और 100% उत्पादन और 100% रोजगार देने की बात कही, और ये काम है जो स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा किया गया। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे।
इसी प्रोजेक्ट के तहत जो फेमस जर्मन सुपर हाईवे है और पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन है, ये बनाए गए थे। इन फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर एक्वायर क्विक सक्सेस। जब उसने विदेश नीति अपनाई तो उसमें उसको काफी सफलता मिली। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशन इन 1933, रीऑक्यूपाई द राइनलैंड इन 1936। अब हिटलर ने लीग ऑफ नेशन में 1933 में अपना पल्ला झाड़ लिया। बेटा, लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अब यूएनओ के रूप में जाना जाता है। यूएनओ है जो लीग ऑफ नेशन का ही उत्तराधिकारी है। 1920 में इसे बनाया गया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। इसको इसलिए बनाया था ताकि विश्व में शांति कायम की जा सके, आगे कभी युद्ध ना हो। लेकिन बेटा, ये अपने इस उद्देश्य में असफल हो गया। इसीलिए इसकी जगह पे जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके अंत होने के बाद 1945 में यूएनओ बनाई गई। राइनलैंड पर दोबारा से जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया 1936 में एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन। और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को 1938 में जर्मनी में ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेटेड कर लिया, यानी कि शामिल कर लिया। और ये एक नारे के तहत किया गया, और नारा क्या था? वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर, यानी कि एक देश के लोग, एक देश, एक साम्राज्य और एक नेता। और नेता सबको पता है भाई कौन था? हिटलर था। एम्पायर जर्मनी था। He then went on to raise German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia। और उसके बाद उसने जर्मन स्पीकिंग जो सुडनलैंड है चेकोस्लोविया से छीन लिया एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री, और पूरे ही कंट्री को अपने कब्जे में ले लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर बेटा हिटलर को अनस्पोकन यानी कि चुपचाप सपोर्ट किसका मिल रहा था? इंग्लैंड का मिल रहा था। क्यों? विच हैड कंसिडर्ड द वर्साइल वर्डिक्ट टू हार्श। वर्डिक्ट होता है बेटा फैसला, क्योंकि वो जो वर्साइल में फैसला लिया गया था जर्मनी के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा कठोर था। इसीलिए इंग्लैंड ने भी कुछ नहीं कहा और चुप्पी से उसका सपोर्ट करता रहा। दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ कंट्री। जब हिटलर को सक्सेस मिलने लगी उसके अपनी कंट्री में और विदेशों में, तो इससे उस कंट्री का भाग्य फिर से उदय हुआ। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, लेकिन हिटलर भाई यहाँ पर नहीं रुका। शाख्त हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग hugely in rearmament as the state still run on deficit financing। अब भाई हिटलर तो यहाँ नहीं रुका, लेकिन एक गलती हल्मर शाख्त ने कर दी। उसने क्या करा भाई? हिटलर को एडवाइस दे दी। क्या कह दिया? कि भाई अभी भी हमारा जो फाइनेंस है घाटे में चल रहा है, इसीलिए जो पैसा आर्म्स पे यानी कि हथियारों पे लगाया जा रहा है उसको कम करके लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा दिया जाए। लेकिन वही हिटलर को ऐसे लोग पसंद ही नहीं जो हिटलर को थोड़ी बहुत सलाह दे सके। कोशियस पीपल हाउ एवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। कोशियस मतलब एहतियात बरतने वाले लोगों की जर्मनी में कोई भी स्थान नहीं था। शाख्त हैड टू लीव। तभी हिटलर ने 1 मिनट नहीं लगाई और शाख्त को उसकी जॉब छोड़ने को कह दिया। हिटलर चूज वार एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर ने अपने आर्थिक संकट से निपटने के लिए युद्ध का रास्ता चुना। रिसोर्स वर्स टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। अब जो रिसोर्स का भंडार था उन्हीं से वो अपनी टेरिटरी का फैलाव कर रहा था। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। अब सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। दिस स्टार्टेड अ वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। उसके बाद हिटलर ने फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध किया। सितंबर 1940 में एक ट्री पैटेड
यानी कि त्रि पैक्ट समझौता कर लिया। वो किसके बीच में था भाई? जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, इससे हिटलर और भी ज्यादा ताकतवर बन गया और अब अंतरराष्ट्रीय सत्ता का दावा करने लगा। पपेट रिज्म स्पॉटिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। पपेट रिजिम वो होता है भाई, जैसे जर्मनी यूरोप के देशों को जीतता जा रहा था और वहां पर अपने हाथों की कठपुतलियां जो बनने को तैयार थे उनको वहां का राजा बना दिया, जो नाजी जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे। वर इंस्टॉल इन अ लार्ज पार्ट, और यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा ही हुआ। बाय द एंड ऑफ 1940s हिटलर वाज एट द पाइनेकल ऑफ हिज पावर। 1940 के अंत तक हिटलर अपनी सत्ता के शिखर पर था। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।